जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। मैदान वफा दरबार नहीं, यहाँ नाम और नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो यार करो। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर ज़िंदगी की किसी भी जंग के लिए बिल्कुल सटीक है। ये बाजी इश्क की बाजी है। बाजी सियासत की हो, तख्त व ताज की हो, बाजी को अपने हक में करने की बाजी की हो, हर हथियार आजमाना ज़रूरी है। देश की हुकूमत की अगली तस्वीर कैसी होगी, इसको लेकर एक नई इबारत लिखी जा रही है जो दीवारों पर साफ साफ पढ़ी जा सकती है। और इसमें जो ऐलान है वह मुसलमान है, जो मुनादी है वह बीजेपी की है और जो मैदान है वह उत्तर प्रदेश है। अगर आप ठीक से देखें तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड की तस्वीरें आपके अब सामने, टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं और यह उत्तर प्रदेश की तस्वीरें। इस प्रदेश के मदरसों, दरगाहों और दूसरी जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। यह एक अलग तरह की घटना है जिसके अंदर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की रणनीति और नतीजे छिपे हुए हैं। फैज़ के जिस शेर की बात मैं कर रहा था, उसी की आजमाइश बीजेपी कर रही है। ये बाजी इश्क की बाजी है। इश्क यानी कि पार्टी का मुस्लिम प्रेम, मुसलमानों में भी खासकर पसबंदा यानी कि पिछड़े मुसलमान। यह एक ऐसा प्रयोग है जो देश की राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। बीजेपी ने मन की बात के जरिए देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समाज को जोड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा मदरसों में भी मन की बात का ब्रॉडकास्ट हुआ। सबसे अहम बात ये कि देश में मुस्लिम विचारधारा के 2 बड़े शहर बरेली और देवबंद में भी ऐसे आयोजन हुए। पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री ने देश के दूर दराज के हिस्सों के लोगों को अपने साथ जोड़ने की और एक सामाजिक जागरण जो कोशिश की है, उसको यहाँ भी एक बड़े मुस्लिम तबके ने सुना और उसकी सराहना की। मन की बात हुई तो लगभग 300 मदरसों के अंदर लोगों ने जब बढ़ चढ़कर इस बात को सुना तो ये इस बात पर मोहर लग गई कि मोदी जी को चाहने वाले और मोदी जी को मानने वाले लगातार मुसलमानों में भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमने तय किया था कि 100 मदरसों में बात करेंगे, लेकिन लोगों के अंदर इतना उत्साह था कि हमें संख्या 300 पार करनी पड़ी और लगातार बढ़ती रही। लोगों ने उत्साह के साथ ईद की तरह 100 मन की बात को सुना। और अगर बात करें तो दूसरी पार्टियां केवल पसमानदा की वोट लेकर उनको वोट बैंक बना करके उन पर राजनीति तो करती हैं, लेकिन अगर मैं सपा की बात करूं, समाजवादी पार्टी ना पसमानदा समाज की बात करती है, ना उनके उत्थान की बात करती है, ना उनको प्रतिनिधित्व देती है। मेयर चुनाव में और निकाय चुनाव में लगातार उन्होंने इनके जनाधार को घटाने का काम किया है और उनके साथ अन्याय किया है। बीजेपी ने जो सोचा और जो उम्मीद लगाई वह पूरी हुई, मगर उसके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर बात यह है कि जो देवबंद जैसी जगहों पर नरेंद्र मोदी को लेकर राय दिख रही है, वह बीजेपी की कोशिशों के कामयाब होने का संकेत दे रही है। आप ये बयान सुनिए। सुनने, पूरा भारत एक परिवार है। हर परिवार का एक मुखिया होता है। हमारे परिवार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो परिवार ख़त्म हो जाया करता है जो अपने मुखिया की बात नहीं सुनता। इसलिए हम सब पर लाजिम है कि हम अपने मुखिया की बात सुने और उस पर अमल भी करें। प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है, लफ्ज़ एक है मन की बात, और वो भारत के तमाम जितने भी मसाइल हैं उन सब पर गुफ्तगू करते हैं। पूरे भारत ने पूरे मन के साथ प्राइम मिनिस्टर जी के
मन की बात को सुना है और मुझे उम्मीद है सब इस पर अमल भी करेंगे। मन की बात आज देवन में सुन रहे हैं और देवन के अंदर जो माहौल देखा मैंने मुस्लिम समाज का, जो कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी को लाइक नहीं करते, देखने को मिला। आपके सामने सैकड़ों की तादाद में, आज सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम लोग आए हुए हैं दारुल देवन के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखो, आपके सामने है तो नरेंद्र मोदी को हर आदमी लाइक करता है और नरेंद्र मोदी जी को सुनना चाहता है। और जो मन की बात में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जो छोटी छोटी सी बात का इशू उठाते हैं, तो लोगों में प्रेरणा जागती है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। यह राय एक अलग इशारा देती है और इससे बीजेपी विरोधी दलों की परेशानी का बढ़ना लाजमी है। बीजेपी पिछले कई महीनों से पसमंदा मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। इसके लिए उसने पसमंदा संवाद सम्मेलन, पीएम के मोदी के मन की बात का जो उर्दू संस्करण है वो, ईद के मौके पर इफ्तारी और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फायदों के बारे में बताकर उस राय को बदलने का पूरा प्रयास कर रही है जो बीजेपी को लेकर मुसलमानों के बीच तैयार की जाती रही है। वो ये कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। बीजेपी की रणनीति में बदलाव का ताज़ा उदाहरण है यूपी का निकाय चुनाव, जिसमें बीजेपी ने 350 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इनमें नगर निगम के पार्षद के उम्मीदवार, नगर पालिका, नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के अलावा वहां के सभासद के प्रत्याशी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार पसमंदा समाज को आगे बढ़ाने का, उनको प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही है और केवल बात नहीं कर रही है। 395 जिनमें 90% से ज़्यादा पसमंदा समाज के लोग हैं, उनको निकाय चुनाव के अंदर टिकट देकर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को पार्टी ने बढ़ाने का काम किया है। ये बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश का जो है उसके अध्यक्ष का बयान था जो आपने सुना। लेकिन जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनको अगर आप सुनते हैं तो मुस्लिम समाज में बीजेपी को लेकर बदलती राय की एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाई पड़ने लगेगी। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत हुआ है और अगर मुस्लिम वोट ज़्यादा होते तो और ज़्यादा हमारे प्रत्याशी होते। इसलिए प्रत्याशियों की इस टाइम कार्यकर्ताओं की भरमार है क्योंकि संगठन मजबूत है और सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। और 2024 में भी मुस्लिम समाज के लोग साथ खड़े रहेंगे क्योंकि मोदी जी की केंद्र में सरकार और योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार, जितनी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को मिला है आज़ादी से अब तक कभी नहीं मिला। आज उत्तर प्रदेश में 4 MLC हैं और आपको भी पता है कि मुस्लिम समाज की वोट तो मिलती है लेकिन जितनी वोट विपक्षी पार्टियों को मिलती है इतनी नहीं मिलती। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने आज 4 MLC उत्तर प्रदेश के अंदर बना रखे हैं। तो ये जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हिंदूवादी पार्टी है, ये सबका साथ सबके विकास की पार्टी है। ये हिंदूवादी पार्टी तो ये हमारे मुस्लिमों के दिमाग में और पार्टियों ने, कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने, ये तो जहर घोलने का काम किया है मुसलमानों के बीच में कि जी ये हिंदू विरोधी पार्टी है, मुसलमानों के विरोध काम करती है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अपोजिट बात है। वो सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके काम करते हैं योगी मोदी और बहुत बढ़िया काम कार्य कर रहे हैं। जिस बीजेपी के बारे में ये कहा जाता रहा है कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, वह मुसलमानों को टिकट नहीं देती, बात यहाँ बदल गई है। वैसे अगर आपको मध्य प्रदेश का चुनाव याद हो तो वहाँ भी पार्षदों की कुल संख्या 6,500 से ज़्यादा पार्षद चुनाव मैदान में थे और बीजेपी ने 380 पार्षद अपने उतारे थे और 91 उसके जीते भी। लेकिन ये तस्वीर जो बदल रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास, उनकी सोच का बड़ा नतीजा है। इस साल बजट के बाद एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने जो कहा वह सरकार और बीजेपी की सधी रणनीति और सरकार की साख को और मजबूत करने की कोशिश का अहम हिस्सा है। उन्होंने देश के आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज, खासकर पसमंदा को लेकर सरकार की चिंता और मंशा दोनों की तस्वीर साफ की। देश के 200 से अधिक जिलों में 22,000 से अधिक गांवों में ट्राइबल साथियों तक हमें तेजी से सुविधाएं पहुंचानी है। वैसा ही हमारे लघुमती समाज में, खास करके मुसलमान समाज में पसमंदा समाज है, वहां तक लाभ कैसे पहुंचे जो आज भी आजादी के इतने साल के बाद भी बहुत पीछे रह गए हैं।
जब आप प्रधानमंत्री के अलग अलग समय पर पार्टी को दिए गए मैसेज को देखेंगे तो यह समझना आसान हो जाए कि नरेंद्र मोदी बीजेपी और सरकार की इमेज बिल्डिंग से एक क्रांतिकारी बदलाव की कोशिश में लगे हुए हैं और इसके लिए उनके पास वाजिब कारण हैं और कुछ हद तक यकीन भी। अभी आपने सुना कि कैसे इस साल 24 फरवरी को बजट को लेकर एक वेबिनार के दौरान पीएम ने पसमानदा मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के लिए सरकार के संकल्प को सबके सामने रखा। इसी साल 17 जनवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें मुस्लिम समुदाय के बोहरा, पसमानदा और पढ़े लिखे लोगों तक सरकार की नीतियों को लेकर जाना है। हमें समाज के सभी अंगों से जुड़ना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है। इस बयान के लगभग 6 महीने पहले 3 जुलाई 2022 को हैदराबाद में बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने नीतिगत रूप से पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की अपनी योजना रखी और उनके लिए स्नेह यात्रा का ऐलान किया। यानी कि वे मुसलमान जो पिछड़े हैं, उनके घर घर पहुंचकर उनको बीजेपी से जोड़ने की प्रस्तावना थी मोदी की वो बात। अब सवाल ये कि पसमानदा कौन है बताएंगे, लेकिन आप नरेंद्र मोदी को सुन सकते हैं। अब ये जानना भी चाहिए कि जो पसमानदा कौन है और बीजेपी को क्यों लग रहा है कि समाज में उसके लिए जगह बनाने की बहुत गुंजाइश है। दरअसल पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है पीछे छूटे हुए लोग, पिछड़े लोग। अब आप भारत में मुस्लिम समुदाय को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जिनको हम अशरफ कहते हैं, यानी कि अगड़े मुसलमान, जिन लोगों के नाम के साथ खान, सैयद, नकवी वगैरह लगता है, वो अगड़े मुसलमान हैं, अशरफ हैं। मुस्लिम समुदाय में इनकी हिस्सेदारी 15 से 20% मानी जाती है, जबकि पसमानदा 80 से 85% है। जिन लोगों के नाम के साथ अंसारी, सैफी, कुरैशी, रज़ाक लगा होता है, वे पसमानदा मुसलमान होते हैं। माना यह जाता है कि हिंदू समाज की जो पिछड़ी जातियाँ हिंदू से मुसलमान बन गई, मसलन जुलाहे, धुनिया, घासी, कसाई, तेली, धोबी वगैरह वगैरह, जब उनका धर्मांतरण हो गया तो उन्होंने अपनी जाति का जो पेशा था उसको नहीं छोड़ा। इसलिए आप मुसलमानों में भी उन्हीं सब काम को करते हुए लोगों को पाएंगे। जातियां वहां भी वैसे ही रह गईं। अब ये जातियां पीएम मोदी के फोकस पर रही। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो उन्होंने पहली बार सीधे तौर पर मुसलमानों के भीतर पिछड़े समुदाय का जिक्र साल 2017 यानी कि प्रधानमंत्री पद संभालने के 3 साल बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों और दूसरे धर्मों में भी पिछड़ी जातियां मौजूद हैं। पिछड़ी जातियों को मिलने वाली सुविधाएं मुसलमानों के पिछड़े वर्गों तक भी पहुंचनी चाहिए। सैयद और पठान इन सुविधाओं को हथिया लेते हैं। सैयद और पठान कौन? जो अगड़े मुसलमान हैं। अब बीजेपी की जो रणनीति है और बीजेपी इस लिहाज से उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश अंसारी जी हैं। दानिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल बीजेपी को लेकर बार बार होता है कि मुसलमानों से बीजेपी इसलिए जुड़ रही है क्योंकि उसको वोट चाहिए, वो अपने 2024 को और बाकी राज्य के चुनाव को सुरक्षित करना चाहती है। मुसलमानों की बेहतरी उसकी चिंता में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार, ये सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करने वाली सरकार। हम ईमानदारी से जनता के विकास के लिए, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए, अपनी आवाम की खुशहाली के लिए काम करते हैं। और जिस तरीके से लगातार हर जाति, धर्म, मजहब के लोगों के तरक्की के लिए ईमानदारी से हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार ने काम किया है। खासतौर पे हमारे जो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज में जो पसमानदा समाज है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए लगातार हमारी सरकार द्वारा सकारात्मक काम हुआ, ठोस काम हुए। और आज सरकार के काम का, सरकार के प्रयास का नतीजा है कि आज समाज का सभी वर्ग, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे फॉरवर्ड मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड मुस्लिम हो, पसमानदा मुस्लिम हो, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर योजना का सीधा लाभ बड़ी संख्या में हमारे पसमानदा समाज के, जो पिछड़े मुसलमान समाज के भाई हैं, उन्हें मिल रहा है। चाहे प्रधानमंत्री दानिश जी, एक सवाल जो मुस्लिम समुदाय के लोग अभी आपको सुन रहे होंगे,
उनके लिए योगी सरकार, मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए, खास करके पसमानदा समाज के लिए अगर बहुत कुछ किया है तो बहुत कुछ क्या है जो ज़मीन पर दिखता है, या उसको सुन करके आपके मुस्लिम तबके के लोगों को लगे कि नहीं हाँ वाकई ये काम हुआ है? देखिए, आज सरकार जो भी काम कर रही है वो सीधे के सीधे उससे मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज को फायदा हो रहा है। मदरसा एजुकेशन के रिफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, मदरसा तालीम के बेहतरी की बात करते हैं, तो इससे आम मुसलमानों की भलाई हो रही है। उन मदरसों में कौन पढ़ने जाता है? आम मुस्लिम परिवार का बच्चा मदरसों में पढ़ने जाता है। और हमारी सरकार ने कहा कि जो मदरसे जहाँ आम मुस्लिम परिवार का बच्चा पढ़ने जाता है, उन मदरसों में बच्चा दीन इस्लाम भी पढ़े, उर्दू अरबी फारसी भी पढ़े, और मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे आधुनिक शिक्षा भी हासिल करे। हमारे मदरसों से बच्चे जब पढ़ के निकले तो मौलवी बने, आलिम बने, और इसके साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS भी बने। ये हमारी सरकार की सोच है। अल्पसंख्यक पिछड़े बाहुल जो पिछड़े बाहुल मुस्लिम इलाके हैं, जहां पर गंदगी हुआ करती थी, जो सपा, बसपा, कांग्रेस जो मुसलमानों का हितैषी होने का जो दम भरती है, ढिंडोरा पीटती है, इनके शासनकाल में आप देखिए कि अल्पसंख्यक बाहुल बस्तियां, जो पिछड़ी बस्तियां थी मुसलमानों की, वहां गंदगी हुआ करती थी, वहां पानी पीने को साफ नहीं था, वहां पे गंदगी का अंबार था, वहां साफ सफाई नहीं होती थी, गलियां पतली थी, अच्छे मकान नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन गलियों को सुंदर करने का काम किया, स्वच्छ करने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास से हमारे मुस्लिम पिछड़े भाइयों को आवास देने का काम किया। कोरोना काल में जब हमारा मुसलमान भाई परेशान था और जब पूरे देश और दुनिया में संकट की स्थिति थी, उस कोरोना काल में जब निःशुल्क राशन की योजना आई, तो उस योजना का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिला तो हमारे मुस्लिम भाइयों को, पसमानदा भाइयों को मिला। तो आज हमारी सरकार सही मायनों में पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए काम कर रही है। और जो सपा, बसपा, कांग्रेस थी, जिन्होंने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक समझा, उसको भी मुसलमानों ने दरकिनार आप कर कुल दिया। मिलाकर के और ये कह रहे मुसलमानों ने हैं भारतीय कि जनता पार्टी को पिछली बरगलाया। सरकारों ने मुसलमानों को बरगलाया, आपकी सरकार ने मुसलमानों को बढ़ाया। एक आरोप आपकी सरकार पर लगता रहा कि लोकसभा के चुनाव पिछले 2 हों या फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, मुसलमान को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, कि जो स्थानीय चुनाव भी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उसमें आपने 350 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। ये बदलाव है या फिर कोई और कारण है? हमेशा कहती है कि मुस्लिम समाज का चाहे एजुकेशन डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट के एंगल से डेवलपमेंट हो या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, हर तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है। हमने एजुकेशन के लिए मदरसा शिक्षा को अच्छा किया, हमने इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट किया, हमने एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में विशेष रोजगार मेले लगाए हैं। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तो सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने किया है मुसलमानों के लिए, चाहे उनको राज्यसभा भेजने का काम हो, चाहे विधान परिषद भेजने का काम हो, चाहे अब निकाय चुनाव में 350 से अधिक मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देने का काम हो, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायत में, पार्षदी में, सभासदी में। और आज उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में 4 मुस्लिम समाज के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। पता है कि सच्चा हितैषी अगर मुसलमानों का कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और मुसलमानों को बहकाने का काम किसी ने किया तो सपा, बसपा, कांग्रेस है। जी दानिश जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपनी पार्टी की तरफ से मुसलमानों के लिहाज से बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश अंसारी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री। बीजेपी का दावा है कि दरअसल पहले की जो सरकारें रही हैं उन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, बरगलाया, बहकाया। लेकिन अगर बेहतरी की बात है, बढ़ाने की बात है तो बीजेपी कर रही है। अब बीजेपी के इस दावे में और मुसलमानों के बीच बीजेपी को लेकर के राय में एक तालमेल बैठता हुआ सा कब दिखता है, यह बात नतीजों में ही तब्दील हो सकती है और बदलाव लगातार बीजेपी की तरफ से हो भी रहे हैं। जो दानिश जी थे अभी ये कह रहे थे कि पसमानदा मुसलमानों की बेहतरी, दरअसल पसमानदा मुसलमान जो हैं वो बार बार ये महसूस करते हैं कि अशरफ हैं, अगड़े मुसलमान हैं, उनको तरक्की मिली, उन्होंने मुसलमानों की तरफ से सारी जगहें अपने हिस्से में ले ली, लेकिन पसमानदा को नहीं मिला। आबादी उनकी ज़्यादा है, 85% आबादी है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी उस तरीके से होती नहीं है। अशरफ की नुमाइंदगी होती है, 3/4 से अधिक होने के बाद भी जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको वो जगह मिलती नहीं। अब सवाल ये है
कि बीजेपी ने पिछड़े मुसलमानों को लेकर के या उनकी तरफ जाने और उनको अपने साथ जोड़ने का मन किन किन वजहों से बनाया, तो इसको ज़रा समझते हैं। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव जब हुए तो बीजेपी को 8% मुसलमानों ने वोट दिया। वैसे अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में भी बीजेपी का जो वोट बैंक रहा है वो 7 से 8% के आसपास रहा है। यह बात CSDS की लोकनीति सर्विस जो थी उसमें यह दर्ज की गई कि 2022 में उत्तर प्रदेश में मुसलमान 8% बीजेपी के हक में वोट कर गया। इस वोट के चलते बीजेपी ने कुछ सीटों पर जीत हासिल की। कारण सिर्फ दो ही थे, एक मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियों का गरीब मुसलमानों को फायदा मिलना, मसलन राशन, रसोई, गैस, मकान, आयुष्मान योजना वगैरह, और दूसरा ट्रिपल तलाक के खत्म होने से महिलाओं के बीच में जो एक बड़ा तबका था उनका सरकार के लिए समर्थन। बीजेपी को इसके बाद लगा कि अगर यूपी को ही प्रयोगशाला बनाया जाए तो मुस्लिम समाज को यह बताया जाए कि पार्टी और सरकार की जो राय आपके बीच में बनाई जाती है सच वैसा नहीं है, बल्कि वह सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर चलती है। अगर ऐसा होता है तो लोगों का मन बदला जा सकता है, और अगर नतीजे सकारात्मक होते हैं तो फिर से बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में ले जाया जा सकता है जहां मुस्लिम मतदाता ज़्यादा है, सीटें उनके प्रभाव की अधिक हैं। फिर 2024 के आम चुनाव के लिए एक साफ रोड मैप मिल सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने यूपी नतीजों के 3 महीने बाद ही हैदराबाद में पसमानदा समाज के लिए स्नेह यात्रा का ऐलान किया। समाज के सबसे पिछड़े तक अपनी पहुंच बनाएं। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर तबके तक भी हमें पहुंच बनानी चाहिए। ये बात कार्यकारिणी के भीतर नरेंद्र मोदी ने कही थी, जिसका कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। अब आप लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो कुल 543 सीटों में से 80 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है, और 65 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज़्यादा मुस्लिम हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 20% से ज़्यादा वाली कुल 80 सीटों में से 58 सीटों पर जीत हासिल की थी। जिन 22 सीटों पर से हार झेलनी पड़ी थी, बीजेपी की नज़र उन 22 सीटों पर अब सबसे ज़्यादा है। जिन 65 सीटों पर 30% से अधिक मुसलमान हैं, वहाँ बीजेपी ने मोदी मित्र योजना के जरिए अपने आप को उतारा है। इसका मकसद है हर मुसलमान के घर तक मोदी सरकार की नीतियों का संदेश पहुंचाना। मोदी का ये पैगाम ले जाने वाले पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि मुस्लिम तबके के ही असरदार लोग होंगे। ऐसी हर सीट पर 5000 मुस्लिमों को तलाशने की मुहिम शुरू हो चुकी है। अगर आप 65 और 5000 देखें तो 3.25 लाख मुस्लिम ऐसे होंगे जो मोदी मित्र होंगे, और उनकी भूमिका इन सीटों पर बहुत महत्वपूर्ण होगी। 15 मार्च से बीजेपी सूफी संवाद महाअभियान की शुरुआत कर चुकी है, जिसका मकसद है सूफी समुदाय के लोगों के बीच पार्टी को मजबूती से जोड़ना। ये बीजेपी की वो रणनीति है जो 2024 के चुनाव के लिहाज से तैयार की जा रही है। अब राज्यों के लिहाज से अगर आप देखते हैं कि मुस्लिम आबादी कहाँ है देश में, तो आपको ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में 68% से ज़्यादा 68.31%, और हिमाचल प्रदेश में 2.18%, जो नक्शा आप देख रहे हैं। पंजाब में भी 2% के आसपास, उत्तराखंड में लगभग 14%, हरियाणा में 7%, दिल्ली में 13% के आसपास, राजस्थान में 9%, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुस्लिम आबादी रहती है। गुजरात में 10% के करीब, मध्य प्रदेश में 6.5%, थोड़ा ज़्यादा, बिहार में लगभग 17%, झारखंड में 14.5%, महाराष्ट्र में 11.5%, छत्तीसगढ़ में 2%, उड़ीसा में लगभग 2%, गोवा में लेकिन 8% से ज़्यादा मुस्लिम हैं। आंध्र प्रदेश में यह आबादी 10% के आसपास है, कर्नाटक में 13%, पुडुचेरी में 6%, तमिलनाडु में लगभग 6%, केरल में 26% से ज़्यादा 26.5%, लक्षद्वीप में 96.58%। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी देश में लक्षद्वीप में रहती है, 96% से ज़्यादा। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 68% से ज़्यादा, सिक्किम में 2% के आसपास,
बंगाल में 27%, मेघालय में 4%, असम में 34%। तो अगर आप देखें तो असम 34%, 27%, पश्चिम बंगाल 14% के आसपास, झारखंड 17% बिहार और 20% उत्तर प्रदेश। तो यह जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों में लोकसभा की 190 से ज़्यादा सीटें आती हैं और इन 5 राज्यों में बीजेपी उन सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा है। तो ये जो मुस्लिम मतदाता देश के भीतर हैं, उनका आंकड़ा मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की 2024 के लिहाज से। दरअसल मोदी सरकार की आवास योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उस्ताद योजना, मुद्रा योजना, ये जितनी भी योजनाएं हैं जो कल्याणकारी योजना कही जाती हैं, उसका सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों को मिला है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए शुरू की गई कई योजनाओं के जरिए सरकार ने उस तबके में एक अलग जगह बनाने की कोशिश की है। मसलन एक उड़ान योजना है। इस योजना में केंद्र सरकार मुस्लिम छात्र और छात्रा जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था कराती है। इस स्कीम के तहत घर में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले मुसलमान छात्र छात्राओं को 1,500 रुपये और बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को 3,000 रुपये दिए जाते हैं। एक शादी शगुन योजना है। देश में मुस्लिम लड़कियों को हायर एजुकेशन से जोड़ने के लिए इस योजना को या प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। ग्रेजुएशन करने वाले मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपये की रकम दी जाती है इस योजना के तहत। इसको शादी शगुन के तौर पर आप मान सकते हैं। एक उस्ताद योजना है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की इस योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को और बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। इसके तहत कारीगरों को मुसलमानों की जो पारंपरिक कला और हस्तकला होती है उसमें और निपुण बनाने के लिए कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाती है। एक योजना है सीखो और कमाओ। यह योजना मुस्लिम नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के मकसद से शुरू की गई। सरकार की राय में दुनिया में भारत सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है। ऐसे में मुस्लिम नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित करने की खातिर यह योजना चलाई जाती है। लेकिन इस योजना में 75% मुस्लिम नौजवानों को रोजगार देने की शर्त रखी गई है। एक और योजना है, उसको ईदी योजना कहते हैं। इसके तहत मोदी सरकार ने 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। बेहतर बात यह है कि इसका लाभ उठाने वालों में 50% मुस्लिम छात्राएं हैं। पहली बार हज में हमारे राष्ट्र के इतिहास में 4,314 महिलाएं बिना किसी मेल एस्कॉर्ट के या सपोर्ट के हज करने वाली हैं। इसका मतलब हमारे देश में औरतें बिना महरम के हज करना चाहती थीं, कोई फ्रेमवर्क उनके पास नहीं था। पहली बार फ्राइडे को ही ये हुआ, हमारे पास 1,84,000 हाजीज ने एप्लीकेशन भेजी कि उनको हज करना है, जिसमें से 10,000 ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है। अब एक वक्त ऐसा था कि वो बैठकर सोचते थे कब किसी कमेटी से उनको फरमान आएगा कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है हज के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि 1,40,000 हाजियों को डायरेक्ट भारत सरकार से SMS गया है कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। ये सारे फैसले नज़रिया बदलते हैं, राय बदलती है। बात मुंबई में बोहरा समाज के बीच मोदी के जाने और उनके शानदार स्वागत की हो या फिर फ्रांस में उनके स्वागत की, एक तस्वीर है जो देश के अंदर बदल रही है। मामला इस बार पद्मश्री देने का हो या कर्नाटक के कलाकार रशीद अहमद कादरी का वह बयान कि आपने यानी कि नरेंद्र मोदी ने मुझे सम्मान देकर मुझे ही गलत साबित कर दिया, या मन की बात जो हज़ारों की तादाद में मुसलमानों के बीच सुनी गई, या फिर उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव जिसमें 350 से के आसपास के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से मैदान में। यह ऐसी तस्वीरें हैं जो बीजेपी को उम्मीदों से भरती हैं और विपक्ष की परेशानी पर चिंता की लकीरें डालने के लिए काफ़ी हैं। अर्धसत्य में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होगी, कोई बड़ा मुद्दा, कोई नया सवाल आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आधा हिस्सा
जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।